हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने एनईपी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस किए, उनकी हमें क्यों ज़रूरत थी, और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको की शॉर्ट फॉर्म में हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में लिबरलाइजेशन के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट की स्टेट ओनरशिप होती है, उसको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के अंडर स्पूर्द कर देना, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देना ही कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो भी गवर्नमेंट के अंडर सेक्टर्स हैं उनकी ओनरशिप को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। अब ये जो प्रोसेस है, जो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर का कन्वर्जन किया जाता है, ये किस तरीके से किया जाता है? देखो बच्चों, इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है कि डिसइन्वेस्टमेंट मेथड। इस डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के शेयर्स सेल कर देना। इट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द प्राइवेटाइजेशन। इन दिस प्रोसेस गवर्नमेंट सेल आउट द शेयर्स ऑफ पीएसयू। पीएसयू का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट इन्वेस्टर। गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर्स हैं उन सबको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देती है। दूसरा है बाय विड्रॉइंग द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइजेज। यानी कि गवर्नमेंट कहीं कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, सॉली मतलब अकेले काम नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं। गवर्नमेंट वहाँ से क्या करती है, मान लो प्राइवेट सेक्टर के शेयर हैं 30%, गवर्नमेंट के शेयर हैं 80%, गवर्नमेंट अपने सारे शेयर जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। बाय विड्रॉइंग द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेज। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब गवर्नमेंट अपने सारे प्राइवेट सेक्टर को दे देगी तो सारी की सारी पावर्स प्राइवेट सेक्टर को चली जाएगी, गवर्नमेंट की ओनरशिप वहां पर खत्म हो जाती है। अब बात ये आती है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हमें प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होता है निजीकरण, हमें निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? इसका बेसिक रीजन था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की पुअर परफॉर्मेंस। जो हमारा गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला सेक्टर था वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहा था, वो हमारे लिए एक प्रॉफिट अर्निंग सेक्टर ना बन के एक लायबिलिटी बनता जा रहा था। इस तरीके से हमें इन सभी कारणों की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ा जब हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे। इसके बेसिक रीजंस क्या हैं? तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों थी। जब गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है सेक्टर तो वो सही से काम क्यों नहीं कर रहा था? सबसे पहला रीज़न है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुए थे, तो हम सबको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पर, ग्रीन रेवोल्यूशन पर बेस्ड था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ना वो हमारा महानलोबिस, MAHA महानलोबिस मॉडल पर बेस्ड था। ये मॉडल का मेन मोटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। तो सबसे पहले हम जो है ना सेकेंड 5 ईयर से प्लान के बाद से ही इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस को जो है ना मजबूत बनाना चाहते थे। और इस बेस को मजबूत बनाने के लिए 1956 में हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है ना उसको इंट्रोड्यूस किया था, और जहां पर इम्पोर्टेंस दी गई थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ को अचीव किया जा सके। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है ना उनको बढ़ाया गया, इंडियन इकोनॉमी का अब जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि ढांचा जो है ना वो पूरी तरीके से बदल गया। अब
हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल बेस के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट किया गया। अब लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज की तरफ यानी कि शहरों में मूव करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका रिजल्ट क्या निकला कि गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी उन पर बर्डन बढ़ता चला गया। वो अब उस बर्डन के कारण वो अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस धीरे धीरे हमारे लिए जो एक एसेट्स की बजाय क्या बन गए, सोशल लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो गए। और ये जो है ना मतलब धीरे धीरे लाइबिलिटीज कैसे कन्वर्ट हो गई, ये मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेस में चले गए, और जिसके कारण इन सेक्टर्स को कंटिन्यू करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इनएफिशिएंसी, अक्षमता बढ़ती जा रही थी, करप्शन इन सेक्टर्स में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण हमें जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है ना उनका निजीकरण करना ही हमारे लिए एक सॉल्यूशन था, इसके अलावा कोई भी नहीं था। इसी कारण 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में बेच देगी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया गया। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट यही होता है सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, वो सॉरी प्राइवेट सेक्टर की, उसके अकॉर्डिंग जो है ना नवरत्नास क्या होते हैं, ये हमारे 9 बड़ी इंडस्ट्रीज थी। इंडस्ट्रीज जैसे अकबर के शासन में 9 अलग अलग व्यक्ति थे जो अपनी अपनी कला में माहिर थे, उनको अकबर ने नवरत्नों का नाम दिया था। इसी तरीके से इंडिया में MTNL, सेल, भेल ऐसे करके 9 बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिसके कारण इंडिया की इंडस्ट्रीज का पूरा वर्चस्व फैला हुआ था। उनको नाम दिया जाता है नवरत्न्स का। यही वो इंडस्ट्रीज थी जिसके कारण इकोनॉमी में डेवलपमेंट का लेवल प्रमोट किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इन नवरत्न्स की भी फंक्शनिंग को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के हमें बेनिफिट क्या मिले। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन से जो सोशल इंटरेस्ट था वो सेल्फ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण सेल्फ इंटरेस्ट में मतलब पहले पब्लिक सेक्टर का क्या सोचते थे, हमने जो काम करना है सोसाइटी के लिए करना है। पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों को सिर्फ सैलरी मिलती थी, तो वो सोचते थे काम करें या ना करें, हमें तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या था, अब प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो चाहता है कि यदि मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो सोशल इंटरेस्ट जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया था, जिसके कारण इन एफिशिएंसी जो है ना वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गई और 100% एफिशिएंसी देखने को मिली। और यहाँ इसका रिजल्ट ये हुआ कि लो प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो गया। प्राइवेटाइजेशन के कारण एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हुआ। अब जैसे 2 प्राइवेट कंपनीज हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, वो सोचती है मैं उससे बेटर प्रोड्यूस करूं और कम कॉस्ट में उपलब्ध कराऊं, वो सोचता है मैं उससे बेटर करूं और कम कॉस्ट में उपलब्ध कराऊं। तो दोनों में कंपटीशन बढ़ गया, और इस कंपटीशन के कारण हर पर्सन जो है ना वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड और मॉडर्न करके नई डेवलपमेंट और ग्रोथ के पाथ के साथ आउटपुट प्रोड्यूस करने लगा। प्राइवेट एंटरप्राइजेज हमेशा ये चाहते थे कि वो हाई प्रॉफिट अर्न करें, और उस हाई प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो डाइवर्ट प्रोडक्ट, तरह तरह के नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते थे कि ताकि कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचा जा सके। यानी कि कंज्यूमर्स को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी अंडर प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पर कि मतलब PSU के अंदर कंज्यूमर की कहीं पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। आज कंपटीशन बढ़ने के कारण कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखा जाने लगा। कंज्यूमर जो चाहता था अब उसको वो मिलने लगा। लेकिन जहाँ पर कुछ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का लॉस क्या है, इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कमी है कि प्राइवेटाइजेशन के कारण फ्री मार्केट फोर्सेस हो गए। एंटरप्रेन्योर जो है ना केवल वही चीज़ें प्रोड्यूस करने लगा जिनके प्राइस हाई थे, जिसके कारण उनको प्रॉफिट हाई मिलते थे। यानी कि जो लो इनकम ग्रुप था उसको कहीं ना कहीं लॉस होने लगा, क्योंकि यहाँ पर सोशल वेलफेयर को नहीं बल्कि
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखा जाता था। सेल्फ इंटरेस्ट के कारण प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंटरप्रेन्योर जो है ना वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते थे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कारण एंटरप्रेन्योर के जो प्राइजेस जो है ना उन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि विश्व के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन करना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्री अंडर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ अपनी इकोनॉमी को कनेक्ट करना, उसको इंटीग्रेट करना, जोड़ना बाय द टर्म ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब बाहर से आने और जाने वाली चीज़ों पर कोई भी बैरियर ना लगाना, और इसी तरह से कैपिटल को भी इंडिया में आने से रोकना नहीं, यानी कि जो हम MNCs जो हैं इंडिया में जो आती हैं वो फ्री कैपिटल कंसेप्ट के अंदर ही एंटर करती हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी जो है ना वो ओपन हो जाती है। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारे इकोनॉमी को फ्री करना, ओपन कर देना, दूसरी इकोनॉमीज के साथ उसको जोड़ देना और इकोनॉमिक इंटीग्रेट को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करना। अब है कि जो ग्लोबलाइजेशन के अंडर इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या पॉलिसी रही जिसके अंडर की हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। तो इस पॉलिसी की कुछ मेन टर्म्स ये हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? इंक्रीज द इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी लिमिट का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शेयर को प्रमोट करना। इक्विटी लिमिट जो है ना फॉरेन कैपिटल की पहले हमारी 40% थी, अब फॉरेन कैपिटल जो है ना हमारे इकोनॉमी में 51 से 100% तक अपने शेयर को इन्वेस्ट कर सकती थी। FDI का जो रेशो है वो 100% तक इम्प्रूव कर दिया गया था, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाउंडेशन के। गवर्नमेंट ने फेमा को इंट्रोड्यूस किया। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को प्रमोट किया जाए। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है टू अचीव द ग्लोबल पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपीज हैज़ बीन अलाउड, यानी कि जो इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी के साथ कन्वर्ट करने को पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी के अंडर काउंट किया जाता है। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके लिए हमने इसको प्रमोट किया था। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से है उस पर हमारी मतलब हमें कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है। रेमिटेंस टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस। रेमिटेंस यानी कि जो हमारे फॉरेन से यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं जो वो अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को अच्छे से मीट कर पाएँ, इसके लिए हमने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था अंडर ग्लोबलाइजेशन। अब क्वेश्चन ये है कि पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी होती क्या है? इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइजेस, जो उस टाइम के मार्केट प्राइस प्रेवेल किए जाते हैं उसको सेल करना, उसमें हमारी जो फॉरेन करेंसी है, जो भी हमारे पास जैसे डॉलर है, लीरा है, दिनार है, कोई भी करेंसी है, पाउंड है, उसको सेल और परचेज करने को ही पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी जो है ना वो भी हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस की थी। इसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब जो सपोज कीजिए 5 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स के अंदर जो आपकी ट्रेड पॉलिसीज जो है ना उसको
हमने पहले से ही डिसाइड किया था, जिसके अंदर कोई भी ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन द फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। 5 सालों के लिए सब मतलब जितनी भी ट्रेड बाउंडेशंस हैं उन सबको ख़त्म कर दिया था, ताकि ओपन कंपटीशन जो है ना उसको प्रमोट किया जा सके। टैरिफ्स को ख़त्म कर दिया था। टैरिफ्स जो है ना वो एक तरह से टैक्सेस ही होती हैं जो एक्सटर्नल यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज से आप गुड्स मंगवाते हैं उन पर लगाए जाते हैं। टू प्रमोट द कम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स जो टैरिफ और कोटा जो है ना उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। टैरिफ्स क्या होते हैं? दीज आर द ट्रेड बैरियर्स बाय द मीन ऑफ हाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब जो हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज टैरिफ। कोटा क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं ऑन द क्वांटम, क्वांटम यानी कि क्वांटिटी। जैसे कि ये कहा जाए कि 100 गुड्स फ्री ऑफ ट्रेड कॉस्ट है, मतलब फ्री ऑफ टैरिफ है, इन पर कोई फर्स्ट 100 गुड्स यदि आप बाहर से मंगवाते हो उन पर कोई आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही 100 गुड्स की लिमिट खत्म हो जाती है उसके बाद वो कोटा खत्म हो गया, फिर आप टैरिफ्स उस पर इम्पोज करेंगे। तो वो कोटा जो है ना वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव बैरियर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने टैरिफ्स भी ख़त्म कर दिए, कोटा भी ख़त्म कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो है ना उनको भी ख़त्म कर दिया, ताकि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। अब हम बात करेंगे अप्रेजल, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। इसका अप्रेजल क्या है? अप्रेजल के अंदर यानी कि हम इसके पढ़ेंगे कि इसके हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट करे, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव, मेरिट्स इसकी, यानी कि वाइब्रेंट इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी जो है ना एलपीजी के बाद एकदम से उसकी जीडीपी बहुत हाई हो गई, 8% तक पर एनम तक इम्प्रूव हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी, यानी कि इकोनॉमी एक फास्ट ग्रोइंग वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। स्टिमुलेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एलपीजी के बाद जो हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना उसको एकदम से प्रमोशंस मिले, उसको उत्प्रेरक मिले, और जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री जो है ना धीरे धीरे उसने पूरे वर्ल्ड में अपना एक वर्चस्व स्थापित कर लिया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन के बढ़ने से प्राइजेज जो है ना प्रोडक्शन बढ़ने से जो प्राइजेज जो है ना वो धीरे धीरे डाउन चले गए, क्योंकि आउटपुट का लेवल, सप्लाई बढ़ गई थी। जो हमारी इकोनॉमी में 2013-14 में जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट 6 to 9% था, 17-18 तक वो कम होकर 2.9% तक आ गया था। चेक ऑन द फिजिकल डेफिसिट, इसके कारण जो हमारे फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि जो हमारे रिजर्व्स थे, जो हमारा घाटा था फिजिकल का, वो भी लगभग जो है ना डाउन आ गया था। ये पहले 8.5% था जो कि अब घटकर 3.5% तक रह गया था। कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी एनईपी के बाद, क्योंकि मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसके कारण जो वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाने लगी जिसको कि कंज्यूमर प्रेफर करता था, जो कंज्यूमर की चॉइस के अंदर आती थी। कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल था, कैपिटल फ्लो जो है ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स का, वो इकोनॉमी में बढ़ गया था, जिसके कारण बहुत सारी एमएनसीज जो है ना उन्होंने इंडिया में एंटर करना स्टार्ट कर दिया था। हमारी मार्केट का साइज अब बड़ा हो गया था। जो हमारी इकोनॉमी में मोनोपोली थी, मोनोपोली मार्केट अब कंपिटिटिव मार्केट में कन्वर्ट हो गई थी। अब बहुत सारे सेक्टर से मोनोपोली लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं, कुछ उसके नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि इसके जितने हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव ही हो। इसमें इस पॉलिसी की कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जिसको कि हम अब स्टडी करेंगे। इस पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर सेक्टर, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया। एलपीजी में एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है ना वो कम होकर 2 to 3% पर एनम तक रह गया था।
जो हमारी एलपीजी है वो केवल अर्बन एरिया तक ही सीमित रही। रूरल एरिया में कहीं पर भी एलपीजी का कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ से इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि रूरल और अर्बन एरियाज का गैप बढ़ गया और इकोनॉमी में रीजनल इम्बैलेंसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए। कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी जाने लगी, इसका रीज़न ये था कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड जो है ना वो मार्केट में आ गए, कंज्यूमर को उसकी पसंद की चीज़ें मिलने लगी तो वो कंज्यूमर अब खर्चीला हो गया, जिसकी वजह से सेविंग्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इकोनॉमी से सेविंग्स धीरे धीरे कम होती चली गई। हमारा कल्चर जो है ना वो धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। आज की सोसाइटी में एमएनसीज के कारण जो फॉरेन की कंपनीज यहाँ आई हैं उनको देखते देखते आज हर पर्सन जो है ना वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो आर्थिक रूप से खुद सक्षम होना चाहता है, जबकि वो अपनी फैमिली और सोसाइटी की तरफ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको धीरे धीरे भूलता जा रहा है। ये हमारे कल्चर के लिए जो एनईपी है, जो हमारे एलपीजी है, उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसको कि आज हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं। इट वॉज ऑल अबाउट एलपीजी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।